नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। व्यापम घोटाले की होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और राज्यपाल से मांगा जवाब। विपक्ष ने बढ़ाया मुख्यमंत्री पर इस्तीफे का दबाव। ब्रिक्स सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी और जलवायु परिवर्तन को बताया बड़ी चुनौती। कहा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की हो पहल। ब्रिक्स विकास बैंक के पहले चेयरमैन बने केवी कामत। राज्यसभा टीवी से बातचीत में कहा सदस्य देशों की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में मिलेगी मदद। भारत अमेरिका के बीच FATCA समझौता, कर चोरी पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद। विदेशों में संपत्ति छिपाना होगा अब और मुश्किल। हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। जुलाई में 4% कम बारिश। दिल्ली में झमाझम बरसे बादल। और आइए देखते हैं पहली खबर। व्यापम मामले और इससे जुड़े कई लोगों की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने पर अगली सुनवाई पर फैसला होगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने से जुड़ी याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को व्यापम मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पर सीबीआई से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। 24 जुलाई को अगली सुनवाई में इस पर फैसला हो सकता है। I state on behalf of the state and the chief minister that please send the matter to CBI, and according to us we have nothing to hide, so let the CBI investigate. How does it matter whether CBI investigates or a police team under the control of the High Court investigates? मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाने की याचिका पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। व्यापम मामले के विसल ब्लोअर की याचिकाओं पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। हमें लगा कि कहीं न कहीं इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है। जिस तरीके से 40 से ज़्यादा मौत हुई है, रिपोर्टर की मौत हो गई, तो हमें लगा कि अब इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच हो, तभी पूरी संतुष्टि मिल पाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। शिवराज सिंह जी को सद्बुद्धि प्रदान की। यही सद्बुद्धि अगर 2 साल पहले आ गई होती तो आज उनको ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे पहले से ही सीबीआई जांच के पक्ष में थे। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। सीबीआई की जांच से जो भ्रम का जाल फैलाया गया था, जिस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, वो भी साफ होंगे और इस तरह की मृत्यु किस कारण हुई है वो सच भी सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इधर व्यापम मामले में सरकारी गवाह संजय यादव की मौत हो चुकी है। एसटीएफ ने बुधवार को अदालत में उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 को करेगा और शायद उसी दिन फैसला करेगा कि ये मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर पाएगा कि नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी इससे होने वाले राजनीतिक नुकसान से निपटने में लग गई है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही सीबीआई जांच के पक्ष में थी। उधर विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे और प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी रिपोर्टिंग करने मध्य प्रदेश गए पत्रकार अक्षय सिंह की मौत को व्यापम मामले में निर्णायक मोड़ मानती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आकर पीड़ित परिवार से मिलकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला चुके हैं।
बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पहले से ही अंदाजा था, लेकिन पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभी भी बचाव कर रही है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो विसल ब्लोअर है, जिन्होंने इस पूरे मसले को, अगर हम व्यापम के मसले पर जाएं तो इसके इतिहास तो बहुत लंबी है, इसके तार तो कई सरकारों से जुड़ी हुई हैं। लोगों को कहना है कि अर्जुन सिंह जी के ज़माने से ये काम चलते आ रहा है। पहले चिट के माध्यम से होता था, एक व्यवस्थित तरीके से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से लोगों का चयन हो, ये प्रक्रिया तो खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने आरंभ किया। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां व्यापम मामले में बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, शायद मुझे याद है, हिंदुस्तान की जनता को भी याद है, आपको भी याद होगा, उनके शब्द मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जब तक इंक्वायरी चलेगी, अगर वो बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री पद तक, तो आज तक जो जांच में त्रुटि रही, जो छिपाने की बातें सामने आ रही है, वो और भी बढ़ेगा। इसलिए उनको तुरंत पद से हटना चाहिए। व्यापम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नुकसान की आशंका को लेकर बीजेपी पूरी तरह सचेत है, लेकिन पार्टी किसी तरह की घबराहट का संकेत देने से भी बच रही है। व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बेशक कर रही है, लेकिन पार्टी को इस बात का भी स्पष्ट एहसास है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए पहली बड़ी जीत है। कैमरामैन विजय कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संपादक मनीष छिब्बर हमारे साथ हैं। मनीष, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अपने संवाददाता श्याम सुंदर के पास। श्याम, जिस तरीके से आज शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचते हैं अचानक और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और क्या लगता है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो की बात कही गई है उसके बाद दबाव खासा बढ़ चुका है और उसी से शायद बाहर निकलने के विकल्पों पर चर्चा या तलाश? बिल्कुल सही कह रहे हैं कविंद्र आप। अभी से कुछ देर पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। करीब 40 मिनट ये बैठक उनकी चली और इसमें अब जो जानकारी मिल रही है कि पूरे व्यापम का जो मामला है और जिस तरह से मध्य प्रदेश के गवर्नर रामनरेश यादव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस हुआ है, उनको पद से हटाए जाने की भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसको सुनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो जाहिर है कि आज जिस तरह का फैसला आया है, इसका एक अंदाजा बीजेपी को पहले से था और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि वो सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं। लेकिन इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष के सारे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताते रहे और उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज से मामलों को निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सीबीआई से भी ये पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो ये इंक्वायरी, इस पर सीबीआई को भी सीबीआई का जवाब आने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तो निश्चित तौर पर एक तरह से जो अभी तक विपक्ष जो कह रहा था उसकी बात को वजन मिलता है सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। और उसके बाद हम देखते हैं कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने शुरुआत में शिवराज चौहान का बचाव करने का प्रयास किया था, आज वो सक्रिय नजर आए सारा दिन और राष्ट्रपति भवन जाकर बाकायदा राष्ट्रपति को ब्रीफ किया जाता है। और ये भी खबरें हैं कि रामनरेश यादव जो गवर्नर हैं उनको समय दिया जा सकता है कि वो खुद अपने पद से त्यागपत्र दे दें, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना है, हालांकि उसमें कुछ समय बाकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के लिए बहुत टाइट पोजीशन है और निश्चित तौर पर बीजेपी का जो टॉप ब्रास है वो इस तरह से लगा हुआ है कि किस तरह से पूरे व्यापम के मामले में शिवराज चौहान को विसल ब्लोअर के तौर पर पेश किया जाए और जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन और आगे नुकसान ना हो उसको सीमित किया जा सके, इस उधेड़-बुन में पूरी लीडरशिप लगी हुई नजर आती है। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। आपका मनीष, जिस तरीके से मैं कहूं कि कोर्ट ने जो कहा है और उसके बाद साफ तौर पर दो बातें हैं। पहली ये कि अब तक जो स्टैंड था राज्य सरकार का उसे बदलना पड़ रहा है इस, मैं कहूं कि एक बड़े दबाव के बाद, और दूसरा जो है वो अब राज्यपाल के पद पर आसीन शख्स को लेकर है। जो तकनीकी पहलू हैं, अगर कानूनी पहलुओं को समझना चाहूं, वो किस तरह से हैं और क्या इशारा करते हैं इस तरह के डायरेक्टिव्स या फिर जो कि कोर्ट ने कहा है?
देखिए, एक बात तो सबसे पहले मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट को यही बातें कहने का मौका पहले भी था। नवंबर में यही लोग, यही दिग्विजय सिंह जब सुप्रीम कोर्ट में आए थे, यही याचिका लेके आए थे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन लोगों ने तो नहीं किया उस समय। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वो दे रहा है, दुरुस्त आए वाली बात है। तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पे भी उंगली उठा दी, सरकार पे भी उठा दी, सिट पे भी उठा दी, एसटीएफ पे भी उठा दी और सीबीआई को जांच सौंप दी। अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना पुराना केस है, एसटीएफ लगी है इस केस में, तो अब सीबीआई को सबसे पहले जाके एसटीएफ से सारा केस संभालना पड़ेगा। फिर सारे इसमें 1000 के करीब अभी तक एक्यूज्ड है, उन सबसे दोबारा से पूछताछ करनी पड़ेगी। तो अब मुझे लगता है ये अब बहुत लंबा आगे खींचने वाला है। और जहाँ तक राज्यपाल की बात है, ये उनके बारे में भी पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको रिज़ाइन करवा देंगे, या और आपको याद होगा वो कुछ महीने पहले यहाँ दिल्ली आके बैठ गए थे जब उन्होंने कोशिश की थी राष्ट्रपति से मिलने की, और राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से मना कर दिया था। तो अब ये केंद्र सरकार के पास एक मौका है उनको उनके पद से हटाने का। राष्ट्रपति, क्योंकि जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति की प्लेजर पे काम करता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक नोटिफिकेशन इशू करके उनको घर भेज सकते हैं। और मनीष, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ा है, मीडिया में सुर्खियों में आ रहा है, कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही थी स्थानीय जांच एजेंसी और अब सीबीआई की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अब तक की पूरा प्रोसेस रहा है उसके बाद संभावनाएं किस तरह की दिखती हैं? क्योंकि अगर मैं स्थानीय प्रशासन या सरकार की बात करूं, वो अपने को विशल ब्लोअर की पोजीशन में खड़ा करते हुए दिखाना चाहते हैं, विपक्ष लगातार उन्हें खुद घेरे में लेता हुआ दिखता है। देखिए, मुझे आप देखिए, एक इससे पहले भी एक जांच थी जो सीबीआई को दी गई थी, वो और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, वो एनएचआरएम जो यूपी का केस था जी, उसमें भी अभी तक कुछ बहुत आगे सीबीआई उस जांच को लेके नहीं जा पाई है। अब यहाँ पे सीबीआई की जो जांच है वो कैसा रुख लेती है, कहाँ लेके जाती है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि स्टेट की जो एजेंसीज हैं जो कि अभी भी शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट करती हैं, वो सीबीआई को कितना सहयोग देती हैं। अब सीबीआई वहाँ जाके एक तो पहले कुछ महीने लगाएगी केस समझने में। अभियुक्त तो उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो अब जिंदा नहीं है, 45 के करीब लोग तो ऐसे मर गए, जिनमें कई ऐसे कहे जा रहे हैं कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी केस में। तो अब सीबीआई जाके पहले केस समझेगी, फिर सारे डॉक्यूमेंट समझेगी, फिर नए सिरे से पड़ताल करेगी या इसी पड़ताल को आगे लेके जाएगी। तो और उसमें स्टेट पुलिस कितना सहयोग देती है, एसटीएफ कितना सहयोग देती है, एसआईटी जो है जिसमें एक रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहे हैं, वो लोग सीबीआई को कितना तक सहयोग देते हैं और कितना सहयोग देना चाहेंगे, ये सब बातें अब धीरे धीरे समझ आएंगी। ये मनीष, कहा जाए कि सिर्फ सीबीआई को जांच मिलना ही काफी नहीं, बल्कि नतीजा आए इसको लेकर एक लंबा सफर भी तय करना होगा, हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। रहिएगा हमारे साथ। गायब होते लोगों का संसार, रोकने में हम क्यों हैं लाचार। तस्करी, गरीबी, क्या है वजह? क्या बने नियम? क्या कर रही है सरकार? देखिए RSTV विशेष लाखों लापता, आज शाम 7:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उफा में वार्षिक ब्रिक्स व्यापार मेले का प्रस्ताव रखा। 7वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यूरोप की आर्थिक स्थिति से सबक लेने और ब्रिक्स देशों को साथ आने की वकालत की।
मोदी ने ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने के भी सुझाव दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों में वार्षिक व्यापार मेले का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत को पहले व्यापार मेले की मेजबानी करने में खुशी होगी। भारत को प्रथम ट्रेड फेयर की मेजबानी करने पर अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कृषि, उत्पादन, तकनीकी सेवा और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों की विशेषज्ञता है और एक साथ आने पर विश्व व्यापार में ब्रिक्स का शेयर बढ़ सकता है। आर्थिक सहयोग पर हमारे रिस्ट्रिक्टेड सेशन में मैंने एनुअल ब्रिक्स ट्रेड फेयर, ब्रिक्स रेलवे रिसर्च सेंटर और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के बीच ब्रिक्स सहयोग हेतु सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों की समस्याएं एक जैसी हैं और वैश्विक आर्थिक और आतंकवाद की चुनौतियों को देखते हुए एक एकीकृत नीति बनाए जाने की जरूरत है। हमारा स्वयं का और विश्व के प्रति यह दायित्व है कि हम अपने समय की मुख्य सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद और उग्रवाद पर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करें। हमें एक होकर के इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन और जल की कमी को वैश्विक चुनौती बताते हुए इससे मिलकर जूझने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस साल विश्व को जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जिनके लिए ब्रिक्स देशों को तैयार रहना चाहिए। क्लाइमेट चेंज की हमारे सामने आ रही बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। ब्रिक्स देशों को रिन्यूएबल एनर्जी को सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो सकने के लायक बनाने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी पर एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का सुझाव भी दिया। इससे पहले मोदी ने भारतीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से बातचीत की और सम्मेलन से इत्र ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मुलाकात की। रूहानी के साथ मोदी की ये पहली द्विपक्षीय वार्ता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक मामले में ब्रिक्स के सदस्य देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन समस्या अभी भी आतंकवाद पर आकर अटक रही है। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का समर्थन न देने की बात कही गई है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ साफ उठाया था। अब देखना यह है कि अगले साल जब ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होगा, उस समय तक चीन का रवैया क्या रहता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। जाने माने भारतीय बैंकर KV कामत का मानना है कि ब्रिक्स के नए विकास बैंक से विकासशील देशों को बुनियादी ढांचों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कर्ज मिलने में सहूलियत होगी। KV कामत को नए विकास बैंक का पहला चेयरमैन बनाया गया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कामत ने कहा है कि बैंक के उद्देश्य क्या हैं और किस तरीके से ये ब्रिक्स के देशों की मदद करेगा। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के बाद भारत के मशहूर बैंकर KV कामत को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया है। कामत साहब, ब्रिक्स बैंक के पहले चेयरमैन होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। क्या लगता है भारत को इससे कुछ लाभ होने वाला है? ऐसा है कि ब्रिक्स बैंक जो है एक स्टेटमेंट है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अब खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई सी एज द ब्रिक्स बैंक। दूसरा जो है लेंडिंग फ्रॉम अ बोरोवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट वी अंडरस्टैंड द बोरोवर एंड उसके हिसाब से लेंड करें। जिस समय ब्रिक्स बैंक बना उसी समय चीन के नेतृत्व में AIIB का भी निर्माण हुआ, तो क्या हमें लगता है कि इन दोनों में कुछ मतभेद या कुछ टकराव की स्थिति आ सकती है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि AIIB जो है और हम जो हैं साथ में मिलकर काम करेंगे, कोलैबोरेटिवली और कोऑपरेटिवली। क्या लगता है कि जो कहा जा रहा है कि यह IMF और वर्ल्ड बैंक के पैरेलल एक संगठन खड़ा कर रहा है, ये 5 देश मिलकर खड़ा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से दुनिया बदल रही है एंड अभी जो है इज़ अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, और ये जो है एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मौका है एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी लुक एट दिस। तो KV कामत का कहना है कि भारत ने यह जो पहल ली है चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर, यह भारत के आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करेगा और अन्य जो विकासशील देश हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ रूस के उफा से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रूस के उफा शहर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।
इस बैठक में ज़कीरुर रहमान लखवी और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ कल सुबह 9:15 पर मुलाकात करेंगे। हालांकि मीटिंग के एजेंडा के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। Terrorism is a very major domestic challenge. Now, to the extent that Pakistan has been identified as the cradle of terrorism and the ideology coming out of Pakistan is affecting the whole region. So this is an issue that has to be addressed. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करीब 90 मिनट तक बात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने चीन के आर्थिक गलियारे पर चिंता जताई। ये गलियारा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में लखवी की रिहाई वाले प्रस्ताव को चीन द्वारा ब्लॉक किए जाने का भी मुद्दा उठाया। Yes, the issue did come up and Prime Minister did raise our concerns and it was discussed in some detail and we expect those discussions to continue between the two governments. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की आखिरी मुलाकात बीते साल नवंबर में काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में हुई थी। हालांकि दोनों नेताओं की मुलाकात से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सीमा पर गोलाबारी की घटनाओं और आतंकवाद के मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच ये मुलाकात काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के बीच FATC यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट लागू करने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके जरिए दोनों देश 1 अक्टूबर से एक दूसरे के साथ कर चोरी की सूचनाएं साझा करेंगे। इससे कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में संपत्ति छिपाना मुश्किल होगा। FATCA अमेरिकी कानून है जिसके तहत हस्ताक्षर करने वाले देश टैक्स चोरी से जुड़ी कोई भी जानकारी अमेरिका को मुहैया कराता है। कानून का पालन न करने वाले संस्थानों पर 30% जुर्माना देना होता है और बदले में हस्ताक्षर करने वाले देश को भी यही सुविधा मिलती है। इसके लागू होने के बाद कर चोरी के लिए अमेरिकी संस्थानों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर बीते 25 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही राहत भरी खबर आ सकती है। लखनऊ में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस मसले पर जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। पर्रिकर ने यह भी कहा है कि मामला कई मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है और रक्षा मंत्रालय अपना काम कर चुका है। रक्षा मंत्री ने पिछले हफ्ते भी प्रदर्शनकारी पूर्व सैनिकों से मुलाकात की थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि योजना को लागू करने में आने वाली दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। From my side, I completed the time frame as I had promised. In spite of lot of difficulties, हमारे डिपार्टमेंट ने अपनी टाइम फ्रेम फॉलो की, लेकिन केवल मेरे डिपार्टमेंट की डिसीजन से इशू ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअल जो ऑर्डर निकलनी है उसके लिए 2-3 और स्टेप्स बैलेंस है। वो स्टेप्स के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए। दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। बीजेपी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोकायुक्त न होने के चलते राज्य सरकार और विधायकों के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। दिल्ली में करीब 2 साल से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। दिल्ली के अंदर लगभग 2 दर्जन MLA आम आदमी पार्टी के ऐसे हैं जिनके ऊपर सीधे मुकदमे बनते हैं, जिन पर लोकायुक्त की कार्रवाई बनती है, लेकिन चूंकि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जा रही है इसलिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है और वो सब लोग खुले घूम रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 8 जुलाई के बीच पिछले साल के मुकाबले 4% बारिश कम हुई है। हालांकि देश के पहाड़ी इलाकों में मानसून फिलहाल सक्रिय है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले में आज भारी बारिश के चलते एक मकान गिर गया और इसके मलबे में दबने से 4 बच्चों समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड की कई नदियां उफान में हैं। दिल्ली NCR में भी आज सुबह तेज बारिश हुई जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली।
और अब से कुछ देर पहले जेट एयरवेज के एक विमान ने मस्कट में इमरजेंसी लैंडिंग की है। विमान में बम होने की खबर के बाद उसे उतारा गया। जेट की यह फ्लाइट मुंबई से दुबई जा रही थी। मस्कट में विमान की जांच की जा रही है। विमान के सभी 54 यात्री और 7 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।